स्वागत है आप सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 का 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। इसमें हम आपको जीके और जीए से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे उन्हें करवाने वाले हैं। इसी के साथ जो प्रश्न आए थे उनसे संबंधित कुछ फैक्ट भी आपको बताने वाले हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण, आर्थिक समानता लाना और बैंकिंग संसाधनों को कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था। इसके उद्देश्य थे निजी हाथों से नियंत्रण हटाकर बैंकों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, गरीबी उन्मूलन और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना, बैंकिंग सेवाओं को केवल शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार करना और इसका केंद्रीकरण जो है अर्थव्यवस्था में धन के केंद्रीकरण को रोकना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के औजार मुख्य रूप से कायथा, एरण, नावदाटोली जैसे पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण युग वह काल था जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करना शुरू किया था। भारत में इसकी अवधि 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कायथा जो है उज्जैन जिले में ताम्र पाषाण युग की संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नावदाटोली जो कि खरगोन जिले में स्थित है, इस स्थल से नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से पॉलिश किए गए औजार और विशेष रूप से रंगीन चित्रित मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो उस युग की जीवन शैली को दर्शाते हैं। एरण यह सागर जिले में स्थित है। इस स्थल से तांबे के उपकरण और गैरिक मृतभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो मालवा क्षेत्र में मानव बस्तियों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? धरती आबा के नाम से जाना जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को। धरती आबा का अर्थ है पृथ्वी का पिता या जगत पिता, जो बिरसा मुंडा को उनके अनुयायियों द्वारा दिया गया एक आदरणीय नाम था। बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ उल गुलान या महान हलचल नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से वर्तमान झारखंड राज्य था। उनके जन्मदिन 15 नवंबर को भारत सरकार द्वारा जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एलपीजी नीति किसके मार्गदर्शन में आई थी? एलपीजी नीति जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में आई थी। एलपीजी का अर्थ है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह ऐतिहासिक आर्थिक सुधार नीति भारत में जुलाई 1991 में लागू की गई थी। यह नीति भारत को गंभीर वित्तीय संकट से उबारने के लिए शुरू की गई थी, जिसके कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था। इस नीति के तहत लाइसेंस राज को समाप्त किया गया, विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोला गया और सरकारी हस्तक्षेप को कम किया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिली। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओलंपिक मुक्केबाज में कितने जज बैठते हैं? ओलंपिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्कोरिंग के लिए मुख्य रूप से 5 जज बैठते हैं। जज मुक्केबाजों को 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम के आधार पर स्कोर देते हैं। अंतिम स्कोर की गणना के लिए 5 स्कोर में से 3 सर्वश्रेष्ठ स्कोर को लिया जाता है, जिससे स्कोरिंग में निष्पक्षता बनी रहे। जजों के अलावा एक रेफरी रिंग के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है?
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह विभाजन कृषि विभाग द्वारा मिट्टी का प्रकार, वर्षा की मात्रा, तापमान और फसल वृद्धि के आधार पर किया गया है। इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विशेष की कृषि आवश्यकता को समझना और फसल उत्पादकता को बढ़ाना है। मालवा का पठार कृषि जलवायु क्षेत्र के तहत सर्वाधिक जिलों को शामिल किया गया है। सामान्यतः मध्य प्रदेश में उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रो कबड्डी लीग के एक मैच में ब्रेक के अलावा खेलने के लिए कुल कितना समय दिया जाता है? प्रो कबड्डी लीग के मैच में खेलने के लिए ब्रेक के अलावा कुल 40 मिनट का समय दिया जाता है। प्रो कबड्डी लीग का मैच 2 हाफ में विभाजित होता है। प्रत्येक हाफ में 20 मिनट का समय होता है। दोनों हाफ के बीच में एक 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता है। इस ब्रेक के दौरान दोनों टीमें अपनी साइडें बदलती है। 40 मिनट के इस खेल के समय के दौरान प्रत्येक टीम को मैच में 2 टाइम आउट लेने की अनुमति होती है, जो खेल को रोकते हैं लेकिन खेलने के समय में गिने नहीं जाते। प्रो कबड्डी लीग कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा में राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार सदस्यों को नामित करता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 80 के अनुसार नामित करते हैं, सदस्यों को नामित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि शेष 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नामित किए जाने वाले ये 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। इस नामांकन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के विशिष्ट और अनुभवी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े भी राष्ट्र निर्माण और विधायी प्रक्रिया में योगदान दे सके। यह प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने किया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे, जिनकी गुणवत्ता स्थानीय सिक्कों से बेहतर थी। हालांकि कुषाण शासकों, विशेष रूप से विम फर्डफिसेस और कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और बाद के वर्षों में उन्होंने ही बड़ी संख्या में इनका प्रचलन किया। गुप्त काल के शासकों ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में इन सिक्कों को दिनार कहा जाता था, लेकिन उनकी शुद्धता कुषाण सिक्कों की तुलना में कम थी। सिक्कों पर शासकों के नाम और चित्र उत्कीर्ण करने की प्रथा सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही शुरू की थी। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध की ऊंचाई कितनी है? माता टीला बांध की ऊंचाई है लगभग 35 मीटर। माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध जो है बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की एक संयुक्त अंतरराज्यीय परियोजना है। माता टीला बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम होता है रायसेन जिले से। भारत के कुछ प्रमुख बांधों की ऊंचाई और लंबाइयां भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे की शिफ्टों में आने की बहुत ही संभावना है, इसीलिए हम देखेंगे। पहला टिहरी बांध। टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में। इसकी लंबाई है 260.5 मीटर और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर और इसकी लंबाई है लगभग 575 मीटर। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई है लगभग 226 मीटर और इसकी लंबाई लगभग 518 मीटर। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर है और इसकी लंबाई है जो है मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह सबसे लंबा बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। इसकी लंबाई
ऊंचाई जो है लगभग 163 मीटर है और इसकी लंबाई लगभग 1460 मीटर है। अगला है नागार्जुन सागर बांध। यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 124 मीटर है और इसकी लंबाई लगभग 4863 मीटर है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 91 मीटर और इसकी लंबाई लगभग 934 मीटर है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भागीरथी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह महानदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह दक्षिण भारत का सबसे बड़े बांधों में से एक है। सरदार सरोवर बांध की जल भंडारण क्षमता भारत में सर्वाधिक है और यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों को लाभान्वित करता है। इसी के साथ में बांधों और नदियों से संबंधित प्रश्न का हमने एक वीडियो भी बनाए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बांधों और नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करवाए हैं। इसीलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है और इसे राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन भी कहा जाता है। पंचमढ़ी में औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 199 सेंटीमीटर से अधिक दर्ज की गई है। पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इन ऊंची पहाड़ियों के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं ऊपर उठती और संघनित होकर यहाँ भारी वर्षा करती है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो है भिंड जिले के गोहद नामक स्थान पर होती है और यह वर्षा होती है लगभग 55 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इस स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। इसे भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के सहयोग से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पुनर्विकसित किया गया है। इस स्टेशन को आधुनिक हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया गया, जिसमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं, फूड कोर्ट और सुरक्षा उपाय शामिल है। यह स्टेशन भारत के पुनर्विकसित स्टेशनों में से एक है जिसने स्टेशन विकास के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 31 था, को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब यह अनुच्छेद नंबर 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। हम 6 मौलिक अधिकारों को देखेंगे। समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 32। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कुंडली घूमने लगती है। विद्युत मोटर का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरणों में होता है, जैसे कि पंखे, पंप, मिक्सर और कपड़े धोने की मशीन। अब हम प्रमुख यंत्रों में ऊर्जा परिवर्तन को देखेंगे, क्योंकि इन्हें भी अगली शिफ्टों में आने की संभावना है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला है जनरेटर। यह जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
विद्युत मोटर और जनरेटर एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। स्पीकर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब या ट्यूबलाइट यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। सौर सेल यह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी सेल यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विभिन्न यंत्र थे जो कि ऊर्जा का परिवर्तन करते थे। अब अगला प्रश्न पूछा गया था आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है? इसका आंसर होगा आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि प्रत्येक नए तत्व में एक नया मुख्य ऊर्जा स्तर या नई कक्षा जुड़ जाती है। जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। इससे प्रत्येक अगले तत्व में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ जाता है। कोषों की संख्या में वृद्धि होने से नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था गैल्वेनीकरण क्या है और इसे उदाहरण सहित समझाइए। गैल्वेनीकरण जो है लोहे या इस्पात को जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर जस्ते की या जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य लोहे को नमी और ऑक्सीजन के संपर्क से रोककर उसे जंग से बचाना है। जिंक जो है लोहे से अधिक सक्रिय होता है। यदि परत टूट भी जाती है तो जस्ता पहले खुद संक्षारित होकर लोहे को बचाता है। छत बनाने वाली लोहे की चादर, पानी के पाइप और नट बोल्ट आमतौर पर जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकृत किए जाते हैं। अभी हमने 13 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जीके और जीएस से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने देखा है और उनसे संबंधित कुछ तथ्य भी देखे हैं जो कि आने वाली शिफ्टों में आने की संभावना है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली शिफ्टों के क्वेश्चन के साथ। जब तक धन्यवाद।